कल हमने कहां तक पढ़ा था केमिस्ट्री में? हेनरी का नियम लास्ट किए थे ना। वाष्प दाब समझ में आया? देखो, कोई भी द्रव है, द्रव वाष्प में बदलने के लिए जितना दाब लगाएगा वही क्या कहलाएगा? उसका वाष्प दाब। पहला है वाष्प दाब। वाष्प दाब, वाष्प दाब समझो। कोई भी द्रव है, द्रव किस में बदलेगा? वाष्प में। तो द्रव वाष्प में बदलने के लिए जितना क्या लगाएगा? दाब। जब नहीं है, दाब है, तो जितना दाब लगाएगा वही क्या कहलाएगा? उसका वाष्प दाब। समझ में आया? अब वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक कितने कारक बनेंगे? 3 कारक। पहला प्रकृति, दूसरा दाब है, क्या बोल रहे हो? ताप। तीसरा मिक्सचर। मिक्सचर। चलो देखते हैं मेरा मार्कर कहाँ गया। समझो, देखो प्रकृति मतलब जानते हैं ना, ठोस द्रव गैस। इसकी प्रकृति कैसी है? ठोस द्रव गैस। अवस्था जानते हैं, वो ठोस है या द्रव है या गैस है, इस पर भी निर्भर करता है। प्रकृति कितने प्रकार की होगी? ठोस, द्रव और गैस। देखो अब ये बताओ, जैसे साधारण पानी है और बर्फ का पानी है, बर्फ वाला, तो दोनों ही है, वाष्प में तो बदलेगा। साधारण पानी भी वाष्प में बदलेगा और बर्फ भी वाष्प में बदलेगा। समय किसमें कम लगेगा? पानी में। और बर्फ में थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि बर्फ पहले पिघलेगा उसके बाद वाष्प बनेगा, होगा तो टाइम लगा। अब कारण क्या है उसका? क्योंकि बर्फ में क्या होगा? बर्फ में अणु क्या होते हैं? बहुत ही पास पास। अणु क्या होंगे? बहुत ही पास पास। मतलब उसमें क्या रहता है? इतना पीटूंगा वाकई। आकर्षण बल, आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा वाष्प दाब उतना ही, वाष्प दाब उतना ही क्या होगा? कम, क्योंकि आकर्षण बल ज्यादा है। आकर्षण बल क्या है? ज्यादा, तो उसको तोड़ना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, मतलब वाष्प में बदलना क्या होगा? मुश्किल। और उसी की जगह पानी में देखो, तो आकर्षण बल अगर कम है तो वाष्प दाब क्या होगा? अधिक होगा। समझ में आया? पानी में आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। अणु के जो अंतर अणुक है उन अणुओं के बीच आकर्षण बल क्या होगा? कम होगा। इसीलिए वाष्प दाब क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि तोड़ना मुश्किल नहीं जाएगा। और अगर ठोस वाले में देखें तो आकर्षण बल क्या होगा? ज्यादा, इसीलिए वहां पर वाष्प दाब क्या होगा? कम होगा। समझ में आया? दूसरा, टेम्परेचर, ताप कैसे प्रभावित करेगा? देखो, अगर पानी को देखें तो उसमें साफ है, वाष्प में तो बदलेगा। और इसी पानी को अगर हम गर्म भी कर दें तो भी वो भी वाष्प में बदलेगा कि नहीं? फर्क क्या है? पानी को ताप देंगे तो जल्दी होगा कि बिना ताप दिए जल्दी होगा? ताप देने पर वाष्प में जल्दी बदलेगा क्योंकि गर्म होगा। समझ में आया? तो टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा वाष्प दाब में उतना ही बढ़ोतरी होगी। समझ में आया? जितना ज्यादा ताप देंगे वाष्प दाब उतना ही तेजी से होगा। क्लियर? मिश्रण, अगर हम इस पर कोई भी अति वाष्पशील विलेय मिला दें, मतलब जल्दी घुलने वाला, जैसे नमक है ना, शक्कर भी तो जल्दी घुलता है क्या? ये एक घोल है नमक और पानी का, या तो शक्कर और पानी का, शुगर प्लस वाटर, और एक सिंपल पानी है, किसमें वाष्प दाब जल्दी होगा? पानी में। और शक्कर वाले में थोड़ा सा कम। समझ में आया? क्लियर हुआ? तो कोई भी अति वाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब क्या होगा? कम हो जाएगा। क्लियर हुआ थ्योरी? ठीक, ये थ्योरी नोट कर लेना। अगला है, अगला हेडिंग करो, राउल्ट का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राउल्ट का नियम। मैं पहले नियम लिखा देता हूं। पिन गया, पिन गया, पिन गया, पिन गया। राउल्ट का नियम देखें, किसी निश्चित ताप पर किसी विलयन का जो वाष्प दाब उसके विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है। ये लास्ट में निकलेगा जब सॉल्व करेंगे तब। किसी निश्चित ताप पर टेम्परेचर क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। किसी विलयन का वाष्प दाब, अभी वाष्प दाब के बारे में जान गए, उसके विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। मतलब जो
शक्कर और पानी का हमने मिश्रण तैयार किया, वो क्या बन गया? विलयन। तो उस पूरे विलयन का वाष्प दाब, पूरे विलयन का वाष्प दाब किसका? शक्कर और पानी दोनों को मिलाए तो विलयन बन गया। तो उस विलयन का वाष्प दाब, लेकिन टेम्परेचर क्या रखना है? स्थिर रखना है, निश्चित रखना है। समझ में आया? विलयन का वाष्प दाब, टेम्परेचर निश्चित रहना चाहिए, उसके विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा। वहां विलायक कौन है? जल। तो दोनों का वाष्प दाब क्या होगा? इक्वल होगा बोल रहा है। किसका किसका? जो हमने विलयन बनाया है वो शक्कर और पानी का, वो विलयन का वाष्प दाब, और इधर विलायक मतलब पानी, विलायक का वाष्प दाब और विलयन का वाष्प दाब दोनों क्या रहता है? इक्वल, बराबर। समझ में आया इसका थ्योरी? अब इसके बाद देखो, विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के क्या होता है? ये कैसे बराबर हो गया? कैसे बराबर हो जाएगा? हाँ, मैं ही गलत लिख दिया, मैं ही गलत लिख दिया। ये गलत है, गलत है। अनुक्रमानुपाती होना चाहिए, तब निकलेगा। देखो, विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। इस टॉपिक को समझो, इस पॉइंट को समझो। देखो, विलायक का वाष्प दाब मतलब जल का वाष्प दाब, विलायक के मोल प्रभाज मतलब जल का मोल प्रभाज क्या होगा? अनुक्रमानुपाती। समझ में आया? क्या क्या है? विलायक, विलायक किसे दर्शाते हो? ए से। वाष्प दाब P, विलायक और मोल प्रभाज X। समझ में आया? विलायक का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती। समझ में आया? पहला थ्योरी क्या बोला था? टेम्परेचर निश्चित, टेम्परेचर निश्चित। तो जो सॉल्यूशन बना है उस सॉल्यूशन का वाष्प दाब किसके बराबर होगा? विलयन के विलायक, विलायक विलायक मतलब ए, ठीक, विलायक के बराबर होगा। अब समझ में आया? यहां देखो, विलायक का कैसे एकदम ज्यादा लाइट आ रहा है। विलायक का वाष्प दाब बताओ, विलायक को किससे दर्शाए? ए से। वाष्प दाब को पी से। तो पी ए विलायक का वाष्प दाब अनुक्रमानुपाती हो रहा है किसके? मोल प्रभाज। किसके मोल प्रभाज? ये बना लोगे इसको। अगर ये याद नहीं है इसको याद करो, पी ए प्रोपोर्शनल एक्स से। विलायक का वाष्प दाब मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर हुआ? तो देखो, अगर वीडियो फास्ट हो रहा होगा तो थोड़ा सा स्लो करके देखना, टाइम कम है इसलिए फास्ट बता रहा हूं इसको। ये हो जाएगा पी ए, प्रोपोर्शनल हटेगा, इक्वल आएगा, क्या बना? के इंटू एक्स ए। यहां तक समझ में आया? इसको मान लेते इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? दूसरा, अब इसी को अपन ले लें अगर शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए देखो, पी ए विलायक का, पी मतलब वाष्प, विलायक का वाष्प दाब। अब पी नॉट ए का मतलब, ये पी नॉट ए, इसका मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। समझ में आया? अब ये कंडीशन समझो, हमने क्या ले लिया? शुद्ध विलायक के लिए ले रहे हैं, शुद्ध विलायक, तो ये था विलायक, अब हमने क्या ले लिया? शुद्ध विलायक। मतलब विलायक की जगह क्या ले रहे हो? शुद्ध विलायक। समझ में आया? तो इस कंडीशन में जो मोल प्रभाज का मान होता है वो 1 होता है। समझ में आया? इस कंडीशन में मोल प्रभाज का मान कितना होगा? 1। अब इस वैल्यू को कहां पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में रखने पी ए की जगह क्या रखेंगे? दिख रहा है? पी नॉट ए। क्यों? क्योंकि हमने शुद्ध विलायक लिया तो ये सिर्फ विलायक था, और हमने किस में बदला? शुद्ध विलायक। अब शुद्ध विलायक में के का के ही रहेगा, कांस्टेंट, वो तो नहीं बदलेगा। लेकिन शुद्ध विलायक में मोल प्रभाज कितना रहता है? 1, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1। तो फाइनली पी नॉट ए बराबर अपने को क्या मिला? के मिला। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ?
अब देखो इस समीकरण और इन दोनों से, इससे हमने क्या निकाला, पी नॉट ए बराबर क्या निकाल दिया, के। पी नॉट ए बराबर के, तो इस के की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं सीधा, देखो ना, के बराबर, यहां के बराबर क्या निकला, पी नॉट ए, और यहां क्या है, के ही तो है, तो मैं ये लिख सकता हूं डायरेक्ट, पी ए बराबर पी नॉट और इंटू एक्स ए। समझ में आया, कहां से आया, क्लियर हुआ। वैसे ही अभी हमने किसके लिए निकाला, पी मतलब विलायक, इसी प्रकार से विलय के लिए निकल जाएगा क्या, तो पी नॉट, विलय को दर्शाते किससे, बी से, तो पी नॉट बी ए पी बी सॉरी, और ये क्या होगा, और ये एक्स बी। समझ में आया। अब देखो एक्स ए प्लस एक्स बी, कोई भी चीज 100% रहती है, किसी भी चीज को देखो 100% होगा, 100% का मतलब एक, 100% मतलब एक पूरा फुल, तो एक्स ए प्लस एक्स बी, एक्स ए क्या है, ए मतलब विलायक, एक्स मतलब मोड़ प्रभाज, बी मतलब विलय, एक्स मतलब मोड़ प्रभाज, तो विलायक का मोड़ प्रभाज और विलय का मोड़ प्रभाज दोनों को अगर मिला दे तो 100% की वैल्यू निकलेगी, और 100% को हम बोल सकते हैं एक, प्रति या सैकड़ा। समझ में आया कि नहीं आया। अगर मैं यहां से एक्स ए या एक्स बी का मान निकालू, निकल जाएगा, चलो एक्स ए निकाल लें, 1 माइनस एक्स बी, मान निकालने नहीं आ रहा है, समझ में आया। अब इसी की जगह अगर मैं एक्स बी निकालू तब 1 माइनस एक्स बी। अब यहां से समझो, हमने एक्स ए निकाला, तो एक्स ए निकाले तो यहां पुट करना पड़ेगा, और एक्स बी निकाला तो यहां पुट करना पड़ेगा, तो कोई एक मान निकालो, चाहे एक्स ए या एक्स बी। समझ में आया कि नहीं आया। मुझे यहां क्या पता है, एक्स ए, यहां क्या पता है, एक्स बी, तो मैं यहां से एक्स ए रख सकता हूं और यहां से एक्स बी रख सकते हैं, तो दोनों से आंसर आ जाएगा। हमें सिर्फ एक से चेक करना है, एक्स ए से चेक कर लेते हैं, ठीक। इसको नाम दे क्वेश्चन नंबर सेकंड, इक्वेशन सेकंड से पी ए, पी नॉट ए, और एक्स ए की जगह 1 क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स बी। समझ में, अगर ये समीकरण लेते तो 1 माइनस एक्स ए। समझ में आया, तो अपन ये समीकरण से नहीं बनाएंगे, इसमें बना रहे हैं। देखो अब मेरे ख्याल से गुणा सबको आता होगा, नहीं आता होगा तो सीखो। पी नॉट ए का गुणा एक में होगा तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए और एक्स हो जाएगा क्या, अपने को क्या निकालना है, तो एक्स बी का मान पता करो सीधा, क्या होगा यहां से, पी नॉट ए, ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस, और ये माइनस इधर आएगा तो, ये समझ में नहीं आया होगा कई लोग को, मैं बताता हूं। देखो इसको एक लाइन एक्स्ट्रा लेकर जाऊं कि आया, आया, हाँ ठीक। अब अपने को किसका मान चाहिए, एक्स बी, तो पी नॉट ए माइनस पी और डिवाइडेड में पी नॉट, ये टू का डिवाइड में आएगा। समझ में आया, ये निकल गया आंसर। क्यों कटेगा, कौन किससे कटेगा, अरे कटेगा वाले हो, कहीं कहीं कौन तुम लोगों को 12वीं भेज दिए पता नहीं, कैसे काट लोगे इसको, ये x है, ये माइनस वाई है, और नीचे में x है, x से काट दोगे इसे, ये ऐसे लिखते हैं x बटे एक्स माइनस वाई बटे एक्स, एक्स एकम एक्स, तो 1 माइनस वाई बटे एक्स बचेगा, कट जाएगा वाले हो। इंटू में रहता है तब कटता है, x इंटू वाई बटे एक्स, कौन से दुनिया में जी रहे हैं। और लास्ट में इसको लिखना, अतः मोल प्रभाज वाष्प पदार्थ में
आपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। ठीक, खत्म राउल्ट के नियम। अब आदर्श विलयन देखो, वे विलयन जो ताप और सांद्रता के संपूर्ण परास में क्या करे, राउल्ट के नियम का पालन करे, उसको कहेंगे आदर्श विलयन। जो ताप और सांद्रता के संपूर्ण परास में राउल्ट के नियम का क्या करे, पालन। मतलब एक लाइन में याद रखो, राउल्ट के नियम का पालन करे वो आदर्श विलयन, और जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे वो अनादर्श विलयन। समझ में आया? लिख लोगे थ्योरी, वे विलयन जो ताप और सांद्रता के संपूर्ण परास में क्या करे, राउल्ट के नियम का पालन करे, इसे क्या कहेंगे, आदर्श विलयन। अब इसकी विशेषताओं पर, विशेषता संपूर्ण परास, विशेषता देखो, पहला विशेषता समझे, ये पूरी तरह से क्या कर रही है, राउल्ट के नियम का पालन करती है। राउल्ट के नियम का पालन करती है, मतलब राउल्ट का नियम में क्या पढ़े हैं, पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, निकाल रखें इसको। वैसे ही पी बी पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये चीज पता है, ये हमने राउल्ट के नियम में निकाला है ना। दूसरा एंथैल्पी, एंथैल्पी के बारे में जानते हो ना, पिछले साल पढ़े हो। एंथैल्पी में परिवर्तन, एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होगा, एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया? अब बताओ एंथैल्पी को दर्शाते किससे हो, एच, एच डेल का मतलब परिवर्तन, और एच हो गया बराबर क्या होगा, जीरो। जीरो है तो परिवर्तन हो रहा है क्या, नहीं, इसीलिए शॉर्ट में लिखने का तरीका, एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता। तीसरा, अब आयतन में भी परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन नहीं होगा। आयतन को किससे दर्शाओगे, ये भी क्या होगा, क्योंकि परिवर्तन नहीं हो रहा है। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ? ये था पूरा पॉइंट। एग्जाम्पल लिखोगे, क्या क्या बनता है, पहला C6H5Cl क्लोरोबेंजीन प्लस एक बना दो C6H5Br क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। और एग्जांपल है, लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो ठो कम से कम याद रखो, लेकिन वो तो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। क्या है, एक तो एथिल ब्रोमाइड में भी तो बनाता है, और एक एथिल आयोडाइड में भी बनाएगा, ये दोनों रख लो ना। ये था आदर्श, आदर्श समझ में आया? और बताना नहीं पड़ेगा ना, जो राउल्ट के नियम का पालन करे। दूसरा भाई एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होगा। तीसरा आयतन में भी परिवर्तन नहीं होगा। अब अनादर्श को शॉर्ट में करवा दूं, समझ जाओगे। अनादर्श विलयन की विशेषता बस लिखते हैं, अनादर्श विलयन की यहां कर लेना, जो राउल्ट के नियम का पालन ना करे। पहला, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा,
मतलब पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, नॉट इक्वल आएगा, पालन नहीं कर रहा है तो वैसे इसके लिए भी बन जाएगा ना। दूसरा, आयतन और एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, ये अनादर्श है ना। तो सुनो, अब यहां यही समझने वाली बात है ना, डेल एच एंथैल्पी में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा, मतलब जीरो मिलेगा क्या, नहीं, परिवर्तन हो रहा है तो जीरो कैसे होगा, नहीं हो सकता। तीसरा, ये भी परिवर्तन होगा। अब बताओ, परिवर्तन हो रहा है तो जीरो नहीं मिलना चाहिए, दूसरा मिलना चाहिए। तो यहीं पर दो चीज नया बनेगा, देखो, जो डेल एच का मान है, डेल एच का मान जीरो आया मतलब जीरो से नीचे होगा या तो जीरो से ऊपर। अगर डेल एच का मान निगेटिव आ गया, हो सकता है डेल एच का मान यहां पर एक बार और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या होगा, ये सिर्फ समझा रहा हूं ना, इसका डिटेल मैं नोट्स में सेंड कर दूंगा, वहां से पूरा लिख लेना। वो पूरा, अरे डिस्क्रिप्शन में तो लिंक है, वहां से जाकर देख लिया करो ना। हाँ, उतना टाइम नहीं रहता तुम लोग के पास, बिजी इंसान हो भाई। डेल बी, ये भी निगेटिव हो सकता है क्योंकि जीरो से छोटा और जीरो से बड़ा। यहां पर भी डेल बी पॉजिटिव, दोनों ही कंडीशन होगी कि नहीं, समझ में आया, क्लियर हुआ। देखो, विशेषता में क्या जाने, ये राउल के नियम का पालन नहीं करेगा। दूसरा, एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, आयतन में भी परिवर्तन होगा। अब एंथैल्पी में परिवर्तन हो रहा है मतलब नॉट इक्वल जीरो होगा, आयतन भी नॉट इक्वल जीरो। अब ये दो प्रकार से मिल सकता है, निगेटिव भी पॉजिटिव भी। अभी लिख रहे होंगे मान लो रफली, तो इसको मत लिखना ना, ये अभी दूसरे पार्ट है, इसको मैं करवाऊंगा, समझ में आया। आगे पूरा खराब, चलो उसको समझना आपको कैसे भी करके, समझेंगे। देखो, आदर्श और अनादर्श दोनों जान गए। जो ताप और सांद्रता के संपूर्ण परास में क्या करे, राउल के नियम का पालन करे, इसको कहेंगे आदर्श। जो पालन नहीं करे उसे अनादर्श, जो पालन कर रहा है आदर्श, जो पालन नहीं करे वो अनादर्श। अब पालन कर रहा है तो आयतन और एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होगा, और पालन नहीं कर रहा है तो आयतन और एंथैल्पी परिवर्तन होगा, ठीक। देखो, इसका मैं बताता हूं, समझना आप ध्यान से। एक तरफ आदर्श और दूसरा अनादर्श, इसका अंतर आएगा ना पेपर में, आदर्श और अनादर्श। पहला क्या जाने, राउल के नियम का पालन करे, समझ जाओगे। पालन करेगा मतलब पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, वैसे पी बी बराबर पी नॉट बी एक्स बी। दूसरा, एंथैल्पी परिवर्तन, एंथैल्पी परिवर्तन होगा कि नहीं, एंथैल्पी परिवर्तन कहां होगा, एंथैल्पी परिवर्तन नहीं होगा मतलब जीरो। तीसरा, आयतन में भी परिवर्तन नहीं होगा मतलब जीरो, समझ में आया। अब यहां बताओ, राउल के नियम का पालन नहीं किया मतलब पी ए बराबर पी नॉट ए इंटू एक्स ए, मिलेगा क्या, नहीं। वैसे ही पी बी पी नॉट बी एक्स बी, ये भी मिलेगा क्या, नहीं। दूसरा बताओ, एंथैल्पी में परिवर्तन होगा, होगा, होगा मतलब जीरो नहीं हो सकता। तीसरा, आयतन में परिवर्तन होगा, होगा मतलब जीरो नहीं हो सकता। यहां तक समझ में आ गया। अब देखो, इससे नया चीज फिर से बनेगा, कैसे, अरे यार समझो ऐसे ही, देखो देखो ध्यान से, पीबी में बता रहा हूं, पीए का समझ जाओगे, बराबर नहीं है मतलब यहां एक चीज हो सकता है, जो पीबी का मान है पी नॉट ए और एच बी से बड़ा हो सकता है, और
पी बी का मान पी नॉट बी और एक्स बी से छोटा होगा, दो कंडीशन मिल सकती है, या तो पी बी का मान बड़ा हो या पी बी का मान छोटा। साफ है, क्योंकि बराबर नहीं है, बराबर नहीं है, या तो बड़ा होगा या छोटा। सेम यहां पर भी होगा, देखो जीरो से बड़ा हो सकता है और जीरो से छोटा। जीरो से बड़ा होगा मतलब पॉजिटिव, जीरो से छोटा है मतलब निगेटिव। मतलब यहां पर क्या बोल सकते हो, डेल एच का मान क्या है, जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा होगा तभी तो पॉजिटिव मिलेगा, कौन सी दुनिया में जी रहे हो 12वीं माकर। और जीरो से छोटा हुआ मतलब निगेटिव मिलेगा। सेम यहां भी मिलेगा क्या, शॉर्ट में लिख रहा हूं, प्लस मतलब जो v का मान है जीरो से बड़ा, और माइनस मतलब v का मान जीरो से छोटा। समझ में आया। अब देखो अनादर्श विलयन को बांटे हैं दो प्रकार से, धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन। तो धनात्मक किसको बोलेंगे बताओ, जिसमें वैल्यू पूरा बड़ा है प्लस में पॉजिटिव में, और जिसमें वैल्यू छोटा है निगेटिव में, वो ऋणात्मक विचलन। समझ में आया। तो ये धनात्मक विचलन की ऋणात्मक, धनात्मक विचलन, ये समझ में आया। जितना भी प्लस वाला है वो कैसा है, धनात्मक विचलन, और माइनस वाला कैसा है, ऋणात्मक विचलन। समझ में आया कि नहीं आया। अब समझो धनात्मक विचलन किसे कहते हैं। वे अनादर्श विलयन, क्योंकि इस बार आदर्श में बना क्या, किसका पाठ है, अनादर्श का। तो वे अनादर्श विलयन जिसका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से क्या हो, अधिक, वाष्प दाब क्या है, राउल्ट के नियम से अधिक, जिनका आयतन सॉरी एंथैल्पी, जिनका एंथैल्पी राउल्ट के नियम से अधिक, जिनका आयतन राउल्ट के नियम से क्या हो, अधिक, वो सब क्या कहलाएगा, धनात्मक विचलन। और ऋणात्मक विचलन में जिनका वाष्प दाब राउल्ट के नियम से क्या हो, कम, एंथैल्पी राउल्ट के नियम से कम, और आयतन भी राउल्ट के नियम से क्या हो, कम। समझ में आया, इसको कहेंगे ऋणात्मक विचलन। अब पूरा का पूरा क्लियर, आदर्श समझ में आया, अनादर्श, धनात्मक, ऋणात्मक, ठीक। ये और समझाना हो गया। अच्छा, इसका एग्जाम्पल हमने नहीं लिखा था क्या, नहीं लिखे हैं, तो इसका ना ऐसे करो, धनात्मक और ऋणात्मक का अलग अलग एग्जाम्पल लिख लो। अनादर्श में आया तो दोनों का लिख लेना। देखो आदर्श विलयन का एग्जाम्पल क्या बताया था, क्लोरोबेंजीन C6H5Cl प्लस C6H5 दूसरा CH3 एथिल आयोडीन प्लस एथिल ब्रोमाइड, ये बताया था। अरे तो प्लस करो तो तुम मिक्सिंग होगा ना, बराबर तो हुआ आखिर। समझ में आया। उसके बाद आदर्श का नहीं बताया था, अनादर्श का तो धनात्मक और ऋणात्मक का अलग अलग लिख लो, क्योंकि उसी का तो टाइप है। इसका बनेगा एसीटोन लिखो और इथेनॉल, एसीटोन प्लस इथेनॉल। इसका बन जाएगा एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरो। अब आदर्श और अनादर्श में अंतर आ रहा है, तो एक जब एग्जांपल बताओगे ना तो यही एग्जांपल यहां पर लिख सकते हो। और धनात्मक ऋणात्मक में अंतर आया तो ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। दोनों का दोनों क्वेश्चन अभी 2026 का है। आदर्श और अनादर्श में अंतर लिखिए, धनात्मक और ऋणात्मक विचलन में अंतर लिखिए, हो जाएगा। चलो बाकी टॉपिक अपन कल देखेंगे, तब तक इसको अच्छे से तैयार करके रखना।